गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप लोगों को लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन बॉक्स में, तो आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट यूज कर सकते हैं www.yuktiis.in को। आप वेबसाइट विजिट करके ऐप डाउनलोड करके हमारे सेवाओं को देख सकते हैं कि पीटी ओरिएंट हम लोग क्या आप लोग के लिए लेकर आए हैं, मेंस ओरिएंट हम लोग क्या लेकर आए हैं और इंटरव्यू ओरिएंट क्या प्रोग्राम चल रहा है। और यह यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस तीनों एग्जाम के लिए आप लिए उपयोगी चीज़ों को, सामग्रियों को उपलब्ध करा रहा है। खासकर पीटी इनसाइट आप जरूर देखिएगा। आपके जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, जिस भी स्टेट के देते हो, पीसीएस देते हो या यूपीएससी दे रहे हो, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 70 बीपीएससी को लेकर नए नए अपडेट आप लोगों को दिए जा रहे हैं लगातार, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज, पीटी ओरिएंट, एनसीईआरटी और बेस्ट टेस्ट आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसका जरूर लाभ लीजिएगा आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है किसी पार्टी का, पर ध्यान रखिएगा आपको इन राजनीतिक प्रश्नों से आपको दूर रहनी चाहिए कि कौन राम मंदिर के निर्माण में शामिल हो रहा है, कौन जा रहा है या किस प्रकार की नीतियां अपना रही है। हालांकि आपका व्यक्तिगत राय क्या है ये अलग मैटर है, पर राष्ट्र में क्या राम मंदिर एक महती भूमिका रखता है, यह सबसे बड़ा व्यापक प्रश्न उभर कर सामने आएगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न, काउंटर प्रश्न किए जा सकते हैं इंटरव्यू में कि क्या राम मंदिर या राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। तो आपको इसके अपने न्यूट्रल पार्ट को सामने लाना है। नहीं तो क्या होता है कि आपको चेक एंड बैलेंस का थ्योरी अपनाना है। संविधान यह बोलता है कि हम धर्म और पंथ निरपेक्ष है ना। धर्म के साथ साथ हम पंथ निरपेक्ष हैं, पर यह सैद्धांतिक रूप से है, बल्कि हम व्यवहारिक रूप में धर्म और पंथ के साथ कार्य व्यवहार करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, अल्पसंख्यक समुदायों को धर्म के रक्षा के लिए कार्य करने का पद्धति देता है, तो हम किसी न किसी रूप से धर्म आधारित कार्यों को करते हैं। हम किसी धार्मिक आयोजन, वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, उसमें राज्य सुरक्षा मुहैया कराती है। तो राज्य बिल्कुल भी न्यूट्रल प्रकृति की नहीं होती है। और इस प्रकार का राज्य निर्माण, जो राष्ट्र निर्माण के तौर पर हम जब मंदिर का निर्माण देखते हैं या किसी प्रकार के पूजा संस्थानों का निर्माण हम देखते हैं, तो राष्ट्र चरित्र निर्माण में इसकी भूमिका अहम हो जाती है। अगर हम किसी भी धार्मिक आचरण की हम बात करें, तो धार्मिक आचरण नैतिकता और व्यवहारिकता पर आधारित होती है, जो समाज को एक सशक्त और व्यापक रणनीति देने का प्रयास करती है, जिससे क्षेत्र विशेष जो है वो विशेष क्या होगा, बेहतर होगा, राज्य विशेष बेहतर होगा और देश विशेष बेहतर होगा। कहने का अर्थ है, हम बॉटम टू टॉप जाते वक्त हम एक बेहतर शासन प्रशासन की स्थापना में नैतिकता, व्यवहारिकता और इससे संबंधित आचरण, जो स्वच्छ आचरण है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी राज्य क्या है, धार्मिक आचरणों से अलग नहीं किए हुए, अभिन्न अलग नहीं हुए हैं, अलग बिल्कुल भी अलग नहीं है। उसके साथ साथ पैरेलल आपको चलता है। बस भूमिका यह में रहता है कि इसके साथ आपको दिखता है पर इसके साथ होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। पर इस दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना, इसके साथ होता है पर दिखता भी नहीं है। दोनों अपोजिट पूरक मांग आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर हम
धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष व्यवहार करना चाहते हैं, पर व्यवहारिक स्तर पर हम इसके साथ इसके कार्यों में भाग और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम इस सबके साथ भी रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको साथ में आपकी चीज़ों को ध्यान रखना है। न्यूट्रल इसी आधार पर आप इंटरव्यू में कर सकते हैं। कांग्रेस क्यों ठुकरा रही है, उसके राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आपको अगर इच्छा है जाने का तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में क्या आप राम मंदिर के निर्माण में आपको अवसर दिया जाए तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि इससे देखिए, यह जरूर है कि राज्य संविधान आधारित है, पर व्यक्ति धर्म आधारित आचरण करता है। धर्म देखिए, इस दो संदर्भ में समझिएगा धर्म को, धर्म या संप्रदाय को दो चीजों में समझिएगा। एक बेहतर चरित्र निर्माण में कार्य करता है, बेहतर चरित्र निर्माण कराता है, और दूसरा आपको नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम सकारात्मक धर्म की बात कर रहे हैं, सकारात्मक संप्रदाय की बात कर रहे हैं, जिसमें हम धर्म के उस अवगुणों को साइड में रखते हैं जो आपको नैतिक से अनैतिक बनाने की प्रवृत्ति में सबल भूमिका अदा करती है। यहाँ पर हम उस सकारात्मक धर्म की बात कर रहे हैं जो बेहतर स्थिति में बेहतर आपका चरित्र निर्माण कराती है, बेहतर स्थिति में आपको नियंत्रित रखने का प्रयास करती है। इसलिए विश्व का कोई देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ के उसके शासन प्रशासन में, उसके व्यवस्थाओं में, उसके उस क्षेत्र में प्रचलित धार्मिक आचरणों का व्यवहार ना होता हो। ऐसा विश्व का कोई देश नहीं मिलेगा। आप वो साम्यवादी देश देख लीजिए या आप लोकतांत्रिक देश देख लीजिए या जो अभी भी राजतंत्रात्मक देश है उनकी भी बात कर लीजिए। इसलिए आप इन संदर्भों को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजरात का वाइब्रेंट जो है, गुजरात वाइब्रेंट आपको चल रहा है, तो इसको लेकर जो वैश्विक विकास और मित्रता का केंद्र बना है भारत, वर्तमान सरकार बोल रही है। तो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशकों के समक्ष मजबूत स्थिति और भारत की तस्वीर प्रस्तुत की है। और यह इसमें दो राय नहीं है कि भारत लगातार अपने शिखर पर अपना बढ़ता चल रहा है। 2047 का जो है टारगेट वो आपको प्राप्त कर सकेगा 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले इकोनॉमी में, और हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। और यह इसके लिए हमको बूंद बूंद स्टेप, बेबी स्टेप की तरह हमको आगे बढ़ना होगा ताकि हम उन सभी चीज़ों को लेकर समस्याओं को समाधान ढूंढते हुए इसके संदर्भ को समझ सके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए वैश्विक भारत गुजरात शहर में जो यह 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट शुभारंभ किया गया, उसमें विदेशी निवेशक आए। 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार बनाते हुए सरकार ने अपनी नीतियों को प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े सपने देखने को कहा गया। और देखिए, यह बहुत ही दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप वर्तमान पर पीएम से सकारात्मक रूप से जुड़े हैं या नहीं, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। आप इनके सपोर्ट में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है, पर इसे ध्यान रखिएगा, इसमें आपको लीडरशिप की इतनी बेहतर क्वालिटी आपको दिखेगी कि आपको इनके लीडरशिप को सीखना चाहिए। रीजन क्या है कि यह उन सभी मुद्दों को भुना लेते हैं, जो अवसरों को भुना लेते हैं, जो आपके लिए समसामयिक तरीके से किसी राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए, किसी क्षेत्र के लिए आवश्यकता और जरूरत होती है। इनके इस लीडरशिप गुण को आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आपके प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी होगा कि आप जब शासन प्रशासन करने जाएंगे अपने क्षेत्र में, तो आप में वो लीडरशिप क्या होनी चाहिए जिससे उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को आप अपने से जोड़कर देख सके, और खासकर उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह महसूस हो सके कि आप उनके लिए शासन प्रशासन कर रहे हैं। आप में क्या मेरिट है, डिमेरिट है, उसको वो साइड में रख दे और आपके कार्य पद्धति को, कार्यशैली को, आपकी महत्ता को समझ सके। तो यह वर्तमान प्रधानमंत्री के में यह सबसे बड़ा गुण है। तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इन्होंने सरकार को भी बुला लिया, विदेशी सरकार को भी बुलाया, उसके प्रतिनिधि को भी इस वाइब्रेंट समिट में बुलाया, अपनी सरकारी एजेंसियां भी गई, और तीसरा निजी पार्टियां भी गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां गई हैं, और चौथा आपको आम नागरिक भी जा रहा है उसको
अवसर दिया गया, कल ही की न्यूज में मैंने बताया। यहाँ पर एक बात जैसे ही बोल दिया गया प्राइवेट कंपनियों को कि आप जितना बड़ा सपना देखेंगे मेरा संकल्प उतना बड़ा होगा। अब मेरा के जगह अगर देश भी बोल देते तो देखिए देश से भी लोग मोटिवेट होते हैं। पर आज अब मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि विश्व के 70% लोगों का यह मानना है कि बेहतर लीडरशिप अभी किनके पास है, आपको वो प्रधानमंत्री के पास है। तो जैसे बाई कनेक्ट तो देश से लोग होंगे ही होंगे, देश से कनेक्ट तो लोग होते ही होते हैं। आप इस अवसर को भी भुना लिए जो 70% विश्व की जनसंख्या के लोग ऐसे मानते हैं जो जो आपको प्रधानमंत्री का लीडरशिप बेहतर है। तो लीडरशिप के जितने भी पार्टियां होंगी वो इस आदर्श को समझेंगे, इस चीज को समझेंगे और अपने सपने को अब जितना बड़ा वो सपना देखते हैं तो इस व्यक्ति विशेष का सपना भी पूरा होता है। इस व्यक्ति विशेष का सपना क्या है, देश विकसित बने 2047 तक। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। इन वो सारे अवसरों को अपने तरफ भुनाने की कोशिश करते जिससे आप सबसे बेहतर संसाधनों का उपयोग कर सके। इस प्रकार की चीजों को समझना चाहिए। बाकी कहानियां आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा पीटी फैक्ट में के तौर पर इसे कि लोग कौन कौन आए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको पीटी फैक्ट में मिलेगा कि इसमें मोजाम्बिक के राष्ट्रपति आते हैं, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं, आपको फिर चेक गणराज्य के हैं, तिमोर लिस्ते के राष्ट्रपति हैं, आपको उपस्थित है यहाँ पर। खासकर आपको फिर यूएई के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो ये सब पीटी फैक्ट आप देख लीजिएगा, लगातार हम इस पर चर्चा करते हैं। पीटी फैक्ट आपको ये भी याद रखनी चाहिए, नौसेना में तीसरी आंख बनेगा स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10। तो यह स्वदेशी जो ड्रोन होगा यह हर मौसम में समुद्र की आकाश में सुरक्षा मुहैया कराएगा। स्वदेश निर्मित है। पहले स्टार लाइन जो एडमिरल व्हीकल है जिसे हम लोग UAV कहते हैं, दृष्टि 10 भारतीय नौसेना जल्द शामिल होगी। और ध्यान रखिएगा इसे किसने बनाया ये भी आप लोग को याद रखना। देखिए यहाँ पर लिखा गया अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस स्वदेश निर्मित या ड्रोन है। तो आप इसे जरूर पीटी फैक्ट के तौर पर शामिल कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप पर भेजा जाता है, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप आपको युक्ति या इस टाइप कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप हमें वहां पाइएगा, या तो फिर आपको लिंक दिए रहते हैं, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं और चीजें प्राप्त कर सके। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का संडे को टेस्ट होगा। आपको 11 AM में क्वेश्चन मिल जाएगा जिसे आप 1:30 तक सेंड कर दीजिएगा, 1:30 PM तक। और जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग उस समय कवर करेंगे। जो अभी तक पैकेज नहीं खरीदे हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का DGNA का, वो जल्द से जल्द खरीद ले। 15 अगस्त तक आपका ये पैकेज का जो ऑफर दिया हुआ है 599 वो बढ़कर 999 हो जाएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका वैलिडिटी समाप्त हुआ वो भी अपग्रेड करा ले ताकि आप उसका लाभ ले सके, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब एक केस स्टडी देखिएगा, युवक हत्या करना और एक निर्मम हत्या करना किस प्रकार से समाज का आईना प्रस्तुत कर रहा है कि लोगों की मानसिकता उसके बीच के अवसाद या दबाव किस रूप से उभर कर सामने आया है। दिल्ली में इस प्रकार की घटना लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में एक महिला की भी हत्या कर दी गई थी, हाल ही में चाकू गोद कर किया गया था। 25 से 30-50 बार हमले उस पर किए गए थे, एक बच्चे पर किया गया था। तो ये सब घटना जो बढ़ रही है समाज में अवसाद को जन्म दे रहे हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल आपको इशू समझना होगा। आपको केस स्टडी में अगर मान लीजिए एथिक्स के पेपर 4 जिसमें एथिक्स आता है, वहां पर इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं या नियम आधारित शासन प्रशासन की बात आती है तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर इस केस स्टडी को डाल सकते हैं कि अगर हमें समाज को बेहतर करना होगा तो उसकी मानसिकता को भी बेहतर करनी होगी। अगर शासन प्रशासन को ठीक करना होगा तो मानसिकता इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समाज का ठीक हो। तो देखिए दक्षिण पूर्व जिले में क्या हुआ, रात को पैसे के लेन देन में क्या हो रही, पैसे के लेन देन में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। क्या किया गया, 5 आरोपियों ने एक युवक की, गौरव नाम का कोई युवक था, उस पर गोली, पहले तो चाकू से गोद के बेरहमी से हत्या कर दी और
युवक ने जमकर पिटाए गए। पहले तो आरोपी को पीटा गया, उसके बाद उस पर चाकू घोंपा गया और 1-2 बार नहीं 25 बार मारा गया। अब यह समझ सकते हैं जमीन पर करीब 70 मीटर तक घसीटा भी गया। अर्थात निर्मम हत्या से जितना भी बदतर स्थिति, इसको समझ सकते हैं आप, समझिए। किसी व्यक्ति को पहले पीटा जाता है, उसके बाद उस पर चाकू मारा जाता है, चाकू मारने के बाद 70 मीटर तक इसको घसीट कर लाया जाता है। तो कहने का अर्थ, जो ये 5 लोग हैं उसकी मानसिक स्थिति क्या है? क्या कुछ पैसों के लिए किसी इस हद तक कोई व्यक्ति जा सकता है कि हत्या का जो निर्मम स्वरूप है वो प्रस्तुत कर सकता है, सबसे घृतम स्वरूप है वो प्रस्तुत कर सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है, आप समझ सकते हैं हमारी व्यवस्थाएं कहाँ जा रही है। तो आप इसको इस केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। बाकी जो पुलिस को करना वो तो करेगी ही। और आप देखिए पूरा जीरो क्रिमिनल लेस सोसाइटी नहीं बना सकते। सोसाइटी में आपका अपराध होता रहेगा, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यायिक निर्णय में यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में सुप्रीम कोर्ट के अल्पसंख्यक एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई हो रही है, इस पर बहस चल रही है। तो आपको इस पर न्यूज पर अपडेट रहना है। देखिए आपका पेपर कटिंग आपको इसको मैं सेंड कर दूंगा, आप इसे देख लीजिए, क्योंकि कल भी इस पर मैं न्यूज एनालिसिस कर चुका हूं। तो आप इसे देखिएगा कि चर्चा परिचर्चा हो रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई को लेकर कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालय के बारे में फैसले लेने अधिकृत 180 सदस्यीय प्रशासकीय समिति, जिसे कोर्ट कहा जाता है, कि मुस्लिमों की संख्या 32 से 37 होने पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्यों किया? ध्यान रखिएगा, क्या संवैधानिक कानून में यह स्थिति हो सकती है कि भले ही नियंत्रण करने की शक्ति, कंट्रोलिंग जो वॉइस है, वह अल्पसंख्यकों के पास नहीं है, फिर भी उसके अनुच्छेद 30 के तहत, संविधान का जो अनुच्छेद 30 है के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों माना जाना चाहिए? या क्योंकि प्रबंधन इकाइयों में कुछ लोग अल्पसंख्यक वर्ग के शामिल है, क्या कुछ अल्पसंख्यक लोगों का प्रबंधन इकाइयों में शामिल होना पर्याप्त है? यह चर्चा परिचर्चा किया जा रहा है। तो दोनों पक्ष सामने आ रहे हैं कि एएमओयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या अल्पसंख्यक प्रकृति की है संस्थान है या नहीं है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में, और ये 7 जजों का बेंच बचा हुआ है जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान के प्रधान जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, उनका क्रम क्या है, और उनके पिता भी कभी रह चुके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उनका क्रम क्या था और उनका नाम क्या था। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ स्टूडेंट प्रयास करते हैं, यह जरूरी है कि सभी को यह प्रयास करना चाहिए। देखिए पीटी फैक्ट एक ऐसा चीज है ना, कहाँ से पूछा जाएगा इसका कोई आप पहले से तय करके नहीं रख सकते हैं कि यह प्रश्न आपको आएगा। हो सकता है आपके नोट से कुछ प्रश्न आ जाए, हो सकता है कुछ पेपर के प्रश्न आ जाए, हो सकता है कुछ कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न उत्तर दे रहे हैं उससे आएंगे। आपको पिछले बार देखिएगा बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे, यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे, कमेंट सेक्शन वाले पार्ट से अधिक प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि उस प्रकार के प्रश्न आपको किए जाने चाहिए। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखिएगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो जरूर आपको यह करना चाहिए। अब देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव कोविद समिति बनी है, 5000 से अधिक सुझाव दिए गए। तो इस पर पहले भी मैं न्यूज एनालिसिस कर चुका हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक न्यूज भी आप लोगों को दिया, मैगजीन जो आती है उस पर भी आप लोगों को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या हम बात चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को हिंद महासागर में युद्धपोत भेजेगा ब्रिटेन। यह यूपीएससी के पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध, और ये पेपर थोड़ा सा हट कर लेना है आपको, साइंस टेक वाले पार्ट में आपको देखना है कि वहां भी आपको प्रश्न पूछ सकता है द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा समझौता क्या हुआ है। ये सब पार्ट आपको आर्थिकी तौर पर भी आपको इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इसे देखिएगा कि हिंदुस्तान रॉयल का जो है रॉयल नेवी युद्धपोत भेजेगा ब्रिटेन का, और जो लिटरो डिफेंस ग्रुप है जिसे हम लोग LRG कहते हैं, इस साल तैनात किया जाएगा और अभ्यास किया जाएगा। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी आएगा,
तो ये सब अपडेट हो गए। 2025 तक संयुक्त भारत ब्रिटेन प्रशिक्षण भी तैनाती होगी। तो यह सब अपडेट हो रहे हैं अरब सागर में। क्यों? हाल में देखिएगा कि अरब सागर में कुछ ड्रोन हमले हुए हैं जो मालवाहक जहाज होते हैं उस पर। तो भारत सरकार लक्षद्वीप में भी अपना मजबूती कर रही है, अरब सागर पर अपना निगरानी भी बढ़ा रही है, तथा विदेशी विदेशी जो सहयोगक हमारे राष्ट्र है उनसे भी सहयोग लेकर अरब सागर पर, अपना हिंद महासागर पर क्या कर रही है कि आपको निगरानी बढ़ाकर सुरक्षा पुख्ता कर रही, ताकि हम देश की सुरक्षा तो कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सके कि इस प्रकार के बाहरी तत्व जो आक्रामक करते हैं ड्रोन हमले से, तो हम क्या करेंगे, सुरक्षा कर पाएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, पीएम मोदी की ओर से घोषित 4 बड़ी जातियों पर केंद्र होगा अगला बजट। देखिए, लोग जाति जाति कर रहे हैं, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, जातियों का वर्गीकरण दूसरे तरीके से कर रही है। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष अपना मजबूत पक्ष रख रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, देश में जितनी जातियां हैं, जितनी संख्या, उनको उतनी आबादी के अनुसार में हक मिलना चाहिए। पर वर्तमान सरकार, जब हम संविधान की बात करते हैं तो जाति लेस भारत की हम बात करते हैं, पर उसी में जाति आधारित शासन व्यवस्था की बात की जाती रही है कि होता भी रहा है, और ये कभी भी धर्म और जातियां अलग नहीं हो सकती हैं। क्यों? रीजन है कि ओरिजिन ऑफ सोर्स जहां हमसे बात करते हैं यहीं से लोगों का होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार में जाति आधारित और धर्म आधारित कार्य गतिविधि से अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए राष्ट्र में जब भी चर्चा होगा इसकी बात जरूर होगी। पर जातिगत जनगणना में जब इतनी बड़ी बातें हो रही थी, सभी लोगों के लिए जातिगत जनगणना होना चाहिए, बिहार में जातिगत सर्वे किया गया है, तो इसके बीच प्रधानमंत्री ने कुछ बातों को रखा है जिसमें बोला गया था कि देश में सबसे बड़ी जाति क्या है, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है। यह जो जातियों का जो वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया, कहीं न कहीं आने वाले 20-25 साल बाद, 25 से 50 साल बाद वस्तुकरण इसी के रूप में होगा, क्योंकि सरकार के कार्य इसी केंद्रित रहे हैं। पहले भी गरीबी उन्मूलन की बात होती रही है, किसान के समृद्धि की बात होती रही, युवाओं को रोजगार, युवाओं को सशक्त करने की बात होती रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात होती रही है, पर जाति के रूप में नहीं हुई। एक जाति वर्ग से मान लिया जाए, जैसे जाति हम लोग जाति में विभक्त है ना, और जाति आधारित बातों को रखने के लिए अपनी प्रमुखता से अपने बातों को रखते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार की प्रकृति, मनोवृत्ति जब जन्म ले सकती है, तो इसी प्रकार से इस वर्ग को जाति में बांटकर हम इस पर कार्य कर सकते हैं। ऐसा इनका आइडियोलॉजी है। कहीं न कहीं 20-25 साल बाद ये आइडियोलॉजी धरातल पर आपको होती हुई दिखेगी। पर ये वर्गों का जो केंद्रीकरण है, वर्गों का सशक्तिकरण है, वो लगातार होता रहा है। सरकार जब 1947 से बनी है तब से, ध्यान रखिएगा। अब 24-25 के बजट में फोकस रहेगा इनका। जब अंतरिम बजट होगा, पीटी फैक्ट आप याद रखिएगा, 1 फरवरी को जो पेश होगा बजट, वो अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट वो होता है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में जो लास्ट वर्ष का कार्यकाल शेष कुछ महीनों का बचा रहता है, उस महीने तक के लिए बजट के लिए अंतरिम बजट लाया जाता है। मान लीजिए आपका फरवरी में बजट प्रस्तुत होगा और जुलाई में नई सरकार का गठन हो जाना है, तो फरवरी से लेकर जुलाई तक सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होगी। उसके लिए बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा सदन में, उसे अंतरिम बजट कहा जाएगा। उसके बाद जैसे ही जुलाई में नई सरकार आ जाएगी, सरकार का नया गठन हो जाएगा, उससे फिर आपको बजट प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण बजट फिर प्रस्तुत होगा। तो आपको इस साल 2 बजट आपके सामने आएंगे, एक अंतरिम बजट, एक पूर्ण बजट आपको जब जिसकी सरकार बनेगी उस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रीजन उसके पीछे है, क्यों नहीं पूर्ण बजट अभी पारित कर दिया जाता है। मान लीजिए ये बीजेपी की सरकार है अभी, और बीजेपी सरकार मान लीजिए हार जाती है, 2024 में दूसरे का सरकार आ जाती है, तो बीजेपी सरकार द्वारा जितनी योजनाएं होंगी चालू की गई होंगी, जितने मद
निर्गत किए गए होंगे वो सारे 24 में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी सरकार की प्राथमिकता अलग होगी, उसके कार्य गतिविधि की रणनीति अलग होगी, उसके आवंटन की राशि अलग होगी। इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिएगा। पर ध्यान रखिएगा, इस बीच में एलोगेशन मनी का कर दिया जाएगा, क्या करते हैं, जो भी विभाग है मंत्रालय उसे। तो इस बीच में वित्तीय अस्थिरता जन्म ले लेगी। विभाग और मंत्रालय क्या करेगा, क्योंकि बजट जब भी होता है उसका फीडबैक अपने विभाग मंत्रालय से लिया जाता है, कितनी आवश्यकता है आपको, रुपये की कितनी आवश्यकता है, उसके अनुपात में बजट कमेटी जो बनती है बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन, वो अनुमान लगा के आपको देती है। तो मान लीजिए फरवरी के बजट पूर्ण बजट होता और सरकार विभाग, कोई कृषि विभाग है, मान लीजिए कृषि मंत्रालय को क्या जरूरत है, 10,000 करोड़ रुपया, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपया जरूरत है। अब है कि फरवरी में बजट प्रस्तुत हो गया, एलोकेट हो गया पैसा, और जुलाई में आपको पूर्ण फिर से सरकार बनेगी। तो जैसे ही एलोकेट हो जाती है पैसा, इसका कुछ अंश 500 करोड़ रुपया 500 रुपया खर्च कर दिया जाता है इस मंत्रालय के द्वारा अपने राज्यों में। तो इसका लेन देन वापसी कैसी होगी या इसका समायोजन कैसे होगा, तो ये पूरी तरह, और ये सारे मंत्रालय, सारे विभागों, सारे निदेशालयों में हो जाएगा। तो यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया जन्म ले लेती, इसलिए इसका उपाय अंतरिम बजट के तौर पर निकाला जाता है कि हम उतना ही पैसा डिमांड करेंगे जितना इस महीने के लिए, फरवरी से लेकर जुलाई तक के लिए आपकी आवश्यकता होगी। तो 500 करोड़ की आवश्यकता हुई मान लीजिए कृषि मंत्रालय, तो 500 ही होगा। शिक्षा को मान लीजिए 1000 करोड़ का है तो 1000 करोड़ ही दिया जाएगा इस महीने तक चलाने के लिए, फरवरी से लेकर जुलाई तक। इसलिए इसे समझिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं। अब देखिए, परेड जो झांकियां होती है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को लाल किले के अवसर प्रांगण में, तो ध्यान रखिएगा उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि पंजाब के जहां बीजेपी सरकार नहीं है जिन चार राज्यों में, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा अक्सर यह आरोप लगाते रहे कि हमारे झांकियों को शामिल नहीं करने की रणनीति रही है, पर नियम यहाँ कुछ और ही कहते हैं। देखिए, हाल ही में पंजाब सरकार की जो मान सरकार है उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया, पर आपको ध्यान रखना चाहिए जहां भाजपा शासित राज्य है, भाजपा की भी सरकार है जहां है, जैसे उत्तराखंड में, उनकी भी झांकियां इस साल नहीं आ रही। इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि अवसर नहीं दिए जा रहे। आपको 16 राज्यों को ही शामिल किया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के परेड में। तो 16 राज्य कौन हो सकते हैं यह तय करती है कमेटी, और लगातार किसी को अवसर मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता है। तो यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। तो इस विवाद के झंझट से हटने के लिए अब है कि जो गणतंत्र दिवस के झांकियां आएगी उसके लिए रक्षा मंत्रालय ने नीतिगत परिवर्तन की है, 3 साल की योजना तैयार की है, ताकि इस पर सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को अवसर प्राप्त हो। और रक्षा मंत्रालय राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, राज्यों से सहमति मांगी है। और कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक सहित 28 राज्यों ने 24, 25, 26 के लिए आपको गणतंत्र दिवस परेड के लिए यह प्लान स्वीकृत भी कर लिया है। तो लोग पूरी चयन जो प्रक्रिया होगी निष्पक्ष होगी, पारदर्शी विचार विमर्श के बाद आधारित होगी। तो इस बार जो है ध्यान रखिएगा, हर बार इस तरह 16 राज्यों को केंद्र शासित झांकियां चयन कर्तव्य पथ पर करने होंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मेघालय, इस भाजपा वाले राज्य, इस गैर भाजपा वाले राज्य भी इसमें शामिल हैं इस साल। और ध्यान रखिएगा, दिल्ली के जो कर्तव्य पथ पर परेड करने वाले भारत पर्व पर झांकी के अनुसार कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, गोवा, असम, उत्तराखंड भारत पर्व में भाग लेंगे। कर्नाटक 2015 से 23 तक लगातार अपनी झांकियां परेड दिवस में प्रस्तुत करता रहा, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, फिर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे गए, क्योंकि राजनीतिकरण हर जगह हो गया है ना। देखिए, आप वैचारिक तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी को न माने, उनके विचारधारा को न माने, वो आपके विकल्प हो सकते हैं, पर हर मुद्दे में आप राजनीति करें, यह आपके शासन प्रशासन के लिए घातक हो सकता है। अब देखिए,
बिना केस स्टडी किए मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जब मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर सीएम होते हैं और उनकी बयानबाजियां इस प्रकार की होती है, तो आप दायित्व का निर्वहन कैसे कीजिएगा। और मैं लगातार ये बात बोलता रहा हूँ, जितनी बड़ी पद है उतनी बड़ी दायित्व होनी चाहिए आपको इसका आभास होना चाहिए। फिर भी लोग ऐसे ऐसे बयान देंगे जो बिना तथ्यों के आधार पर होगा। अब देखिए, कल वाला बात है फर्जी दस्तावेज, मुखोटा कंपनी, ईडी, विवो इंडिया, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3, सरकारी एजेंसी, निवारक तंत्र, आर्थिक नीतियां के संदर्भ में, कैसे आर्थिक नीतियों पर हम निगरानी नहीं रखे तो कोई देश कैसे हमारे देश में 20,000 करोड़ का आपको टैक्स चोरी कर सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। आरोप पत्र भी दिए जा रहे हैं, बातें बताई जा रही हैं, जब इस पर फैसले आएंगे तो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। हालांकि कल मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, रोकथाम निवारण तंत्र क्या है। कल जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो, तो कल का वीडियो जाके 10 जनवरी का देख लीजिएगा और चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। 2014 के बाद भारत में यह कैसे कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाई थी, सभी पर चर्चा हम लोग कल किए हैं, तो इसे ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये देखिए, प्रो विपरीत कांग्रेस की राजनीति बात बोल रही है, तो इसलिए हम इसका एनालिसिस नहीं करेंगे। पर जिनको इच्छा है कांग्रेस की राजनीति समझने की, उसकी विचारधारा को समझने की, वो पॉजिटिव लोग भी हो सकते हैं, सपोर्टर भी हो सकते हैं, इसके विरोध के लोग भी हो सकते हैं, तो आप इसे जरूर जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर ये केवल राजनीतिक तथ्यों को सामने लाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा आप लोग। ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस का चुनौती क्या है। पश्चिम देश, पूर्व व पश्चिम का जो देश है, यूरोप या अमेरिका की हम बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, वो ब्रिक्स इस प्रकार के जो संगठन बनाए गए, जो भारत चीन जैसे समर्थित देश जो द्वारा जो बनाया गया, रूस के द्वारा, पश्चिमी देशों के नजरिए में क्या यह रखता है वजूद अपना, उसके बारे में यह लेख चर्चा करता है। और ब्रिक्स की निहितार्थ क्या है, उसकी संदर्भ क्या है, उसको भी समझाने का प्रयास किया गया इस लेख में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगातार प्रश्न ब्रिक्स से पूछे जाते रहे, तो आप इसे जरूर देखिएगा। अब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि 1/4 प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ब्रिक्स का विस्तार हो गया है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई इस समूह का हिस्सा बन गए। पीटी फैक्ट में तो आपको यहीं से प्रश्न पूछना है। तो कुल कितने राष्ट्र बने हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5 सदस्य वाले ब्रिक्स सदस्य को संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अब याद रखिएगा, अभी हालांकि अर्जेंटीना ने भी पूर्वकालिक सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन वर्तमान वहां के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने क्या किया है, एन वक्त पर क्या बोला, अभी हमारा समय नहीं है इसमें शामिल होने के लिए, तो अर्जेंटीना भी इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी से शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, पिछले वर्ष जो जोहान्सबर्ग में जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, वहां ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस करने के निर्णय लिया गया था। सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से पहले शामिल हुआ करते थे, अब नए राष्ट्र शामिल हो गए। उसके मुद्दे पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों के ब्रिक्स हिस्सा बनने के बाद अब ब्रिक्स का क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलने की क्षमताओं की बढ़ गई है। अमेरिका, यूरोप आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने वाले देश एक मंच के एकत्रित हो गए, और यहीं से बातें शुरू हो जाती है कि क्या ब्रिक्स पश्चिम देशों द्वारा गठित, अर्थात पश्चिम देश कहने का मतलब है यूरोप के जो कंट्री है और अमेरिकी समर्थित जो संगठन है, उन संगठनों के मुकाबले बेहतर शासन प्रशासन कर सकता है, मुद्दे को ला सकता है, क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बीच तालमेल स्थापित कर सकता है, राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को किस रूप से समाधान लाता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान यह कैसे लाएगा, सारी चीजें आपको इस मंच में अब देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह यह है कि ब्रिक्स देश जीडीपी वृद्धि काफी तेज हुई है, जबकि विकसित देशों की वृद्धि थम सी गई है। वैश्विक जीडीपी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी 2011 में 20.51% से बढ़कर 2023 में 26.62% हो गया। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया, अर्थात हम इस एशिया की बात कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया की बात करें जहाँ यूएई की बात होती है, ये सारे देश की बात यहाँ पर पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों की कंट्री जो प्रतिशत बढ़ा है, कहीं ना कहीं इसके सशक्त होने की बात हो रही है, और उसमें ब्रिक्स में आना कहीं ना कहीं बेहतर एग्जाम्पल सेट करेगा। अब है कि
इसके कारण दो तरफा लाभ होंगे ब्रिक्स को। पहला तो आर्थिक और दूसरा रणनीतिक। कैसे आर्थिक और रणनीतिक होगा? तो दोनों स्तरों पर ब्रिक्स सदस्यों के बीच फायदे के सौदे हैं। सऊदी अरब और यूएई अपनी अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के जरिए ब्रिक्स को लाभ दे सकता है। पिछले कुछ समय से ब्रिक्स देशों के मुख्य फोकस जो थे आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर रहा है। पर वहीं मिस्र जैसे राष्ट्र विकसित और गरीबी उन्मूलन पर अपना काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लाभ मिल सकता है, अर्थव्यवस्था का लाभ मिल सकता है। ईरान के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर ब्रिक्स एक साथ फायदा हो सकता है। एक तरफ भारत के लोकतांत्रिक संदर्भ आदर्श को वो देख सकता है, विश्व में भारत की जो स्थिति वर्तमान उसका लाभ ले सकता है सभी देश। तो सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसी बात की जा रही है। अब देखिए, पश्चिमी देशों का यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि ब्रिक्स अपना कोई साझा दृष्टिकोण नहीं है, यह केवल बातचीत की दुकान है। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे टैग लाइन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसी को मिलाकर कि ब्रिक्स पर आरोप पश्चिमी देशों के द्वारा लगाया गया है, जिसमें यह कहा गया कि ब्रिक्स का अपना कोई साझा दृष्टिकोण नहीं है और केवल बातचीत की दुकान है। तो याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्या यह युक्त संदर्भ को दर्शाता है? क्या यह सही है? अपनी राय को प्रस्तुत करें। इस प्रकार के संदर्भ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्रिक्स की आलोचना करने के बजाय अपने शिखर सम्मेलनों की बैठक जो होती है उसके मुद्दे को देखने की जरूरत है। पश्चिमी देशों को उसे गौर करने की जरूरत है। जैसे देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करते हैं, वहीं इन देशों का मानना है कि संसाधनों पर कुछ गिने चुने देशों का प्रभाव होने के बजाय समस्त और मानवता के लिए उपलब्ध होने चाहिए। जो यूरोपियन कंट्रियों के जो सम्मेलन है, संगठन है, उसमें ये सब चीज गौण दिखती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो किसी खास क्षेत्रों के विकास की बात करता है, वो अपनी विकास की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो वैश्विक संदर्भ में सभी की सहभागी की बात कर रहा है, संसाधनों का समान वितरण की बात करता है। तो यह आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलेगा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन पक्षधर होकर कार्य नहीं करता है। यह आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगे रहे और जो पश्चिमी देशों के सदृश होकर कार्य करते हैं। अब जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष में पूंजीवादी ताकतों ने जिस तरह रूस पर प्रतिबंध लगाया, वो आर्थिक लेन देन मददगारी स्विफ्ट प्रणाली जो होता है, एक देश दूसरे देश के साथ पैसे की लेन देन अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में करते हैं, स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया। उससे विकासशील देशों की आशंका और भी अधिक बढ़ गई कि मान लीजिए पश्चिमी देशों के साथ किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, किसी विकासशील देशों का या अल्प विकसित देशों का, तो ये क्या करेंगे? यह अपनी कूटनीतिक चालें करते हैं, आर्थिक नीतियां अपनाते हैं, जिससे आर्थिक आपको जैसे स्विफ्ट जैसी प्रणाली को बंद कर देगा, नाकाबंदी कर देगा, तो आप ब्लॉक हो जाइएगा। तो अर्थव्यवस्था आपकी कमजोर होगी, तो आप इस प्रकार के समझौते करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो एक तरफी नजर आएगा। और अमेरिका या तो यूरोपीय कंट्रीज विश्व में इस प्रकार की गतिविधियां सदियों से करते आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं वर्तमान विकासशील राष्ट्रों को ये पता है कि जो विकसित पूंजीवादी ताकतें हैं वो कैसे कार्य करती हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर बात हो रही है। अब देखिएगा, ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी का 29%, दुनिया में कुल जीडीपी का 46%, कुल जनसंख्या 46% प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही 43.1% तेल भंडार में इसका नियंत्रण है। शायद यही वजह है 30 से अधिक देश ब्रिक्स से जुड़ने को आतुर है। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुध्रुवीय ऐसा होता है, बहुध्रुवीय बहुपक्षीय टिकाऊ विश्व व्यवस्था को स्थापित करने ब्रिक्स प्लस महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो आप इसे एक न्यूज के तौर पर देखिएगा, आप बेहतर तरीके से प्रश्न को कोशिश कीजिएगा बेहतर करने का। अब है एक और लेख, इसे देखिएगा, समयानुकूल बने पुलिस का रवैया। देखिए, ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 2024 से बिहार के सभी थाने में मिशन इंटीग्रेशन #75 लॉन्च किया गया, जो क्या करता है कि इसके तहत दर्ज होने वाली सभी एफआईआर जांच करने की पुलिस के हर हाल में 75 दिनों तक, अधिकतम 75 दिनों तक अंदर करनी होगी। वो इस कार्य के लिए अभी औसतन 261 दिन लगते हैं। तो टारगेट रखा गया है कि 75 दिन जो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी उसकी छानबीन करने की। पुलिस व्यवस्था सुधारों को लागू करने की दिशा में यह कहीं ना कहीं बेहतर कार्य रोल मॉडल होगा और बिहार सरकार ऐसे
कार्य करते रहे, जिससे देश में उसकी नाम देखने को मिला। जैसे आप जल जीवन हरियाली मिशन की बात हो, हर घर जल मिशन की बात हो, महिला सशक्तिकरण में पंचायतों में उसकी भूमिका की बात की जा रही हो, या पुलिस में महिलाओं की भागीदारी की हम बात करें, आरक्षण की बात करें, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण की हम बात करें, या शराबबंदी में हम बात करें, तो भारत में बिहार हमेशा अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आया, जहां पर सुधारों को लेकर बेहतर प्रबंधन की बात की जा रही है। उसी में एक लेख आया कि पुलिस को कैसे हम बेहतर कर सके। तो आप इसी परिदृश्य में बिहार की कुशलता पुलिस में सुधार की जो बात कर रही है, ब्रिटिश कालीन सुधार पुलिस व्यवस्था है, उसमें नए संशोधन हुए हैं, जो एक्ट थे कुछ संशोधन किए गए हैं, तो उसको लेकर जो बिहार में अपडेट हो रहा है, बिहार में प्राथमिकी दर्ज करने का जो 75 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया गया है, वो कहीं ना कहीं बेहतर पुलिसिंग की बात करेगी। जैसे राइट टू वर्क के लिए भी आपको दिया गया है कुछ समय में, मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो 3 दिन में आपका बन जाना चाहिए, आय प्रमाण पत्र बन जाना है 3 दिन। तो निश्चित कार्य दिवस के अवधि पर निश्चित सेवाओं की उपलब्ध करने के लिए बिहार सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई थी, उसी प्रकार आपको यह भी देखने को मिला है, ये बाध्यकारी प्रवृत्ति लाई है, जो धीरे धीरे शुरुआत में लगेगा ये सरकार का एक तरफी नजर है, बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही तय की जानी चाहिए। तो जवाबदेही तय करने के लिए व्यक्ति विशेष का जवाबदेह होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 10 व्यक्ति हैं तो सिस्टम में अगर बेहतर करना है, 10 व्यक्तियों का समूह चल रहा है और सिस्टम को बेहतर करना है, तो 10 व्यक्तियों को क्या होना, जवाबदेह बनना होगा। पर बाध्यकारी, और यह जरूरी नहीं कि 10 का 10 व्यक्ति जवाबदेह बन जाए, उसमें से हो सकता है 1-2 जवाबदेह रहे, बाकी सारा ना रहे, हो सकता है 1-2 जवाबदेह ना बन सके, 8 लोग रहे, तो दोनों ही स्तरों में शासन प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाध्यकारी सिस्टम क्या करता है, 10 को जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है, आपको निश्चित समय अंतराल के आधार पर कार्य। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र पहले बनाना होता था बिहार जैसे राज्यों में, तो 15 से 20 दिन 25 दिन महीनों लग जाता था, भ्रष्टाचार के रूप में घूस भी हमें देना होता था। पर अब आपको बस केवल घर से बैठ के उसके वेबसाइट पर जाकर एंट्री कर देनी है, सारी जानकारी दे देनी है, आपको ऑनलाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बाध्यकारी प्रवृत्ति लाई गई थी और निश्चित समय के अंदर बन जाना है। तो बाध्यकारी ने जवाबदेहिता को तय कर दिया। तो आपसे प्रश्न भी किया जा सकता है, क्या राज्य की बाध्यकारी प्रवृत्ति अधिक जवाबदेहिता, अधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है? तो बिल्कुल करती है। उसके लिए केस स्टडी के तौर पर आप इसे एग्जाम्पल में शामिल करिएगा, बताइएगा, तो आप इसे बेहतर कर पाएंगे, है ना। अब 2024 से पहले दिन के सभी थानों में क्या करना है, जिला पुलिस के प्रदर्शन की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। इस आधार पर निर्धारित समय सीमा में पुलिस को बताना अभियुक्त ये दोषी है या नहीं, ये सब प्रक्रिया बताई गई है। बिहार में यह कहीं ना कहीं बेहतर एग्जाम्पल सेट करेगा। औसतन अभी कितना है, 261 दिन है किसी मामले का अनुसंधान करने का, वो कम करके महिलाओं 75 दिन लाया गया है। और महिलाओं के अपराध, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पॉक्सो जैसे धाराओं के लिए यह महज 60 दिन का रखा गया है। 75 दिन सामान्य के लिए रखा गया और विशेष के लिए 60 दिन रखा गया। तो बिहार सरकार का यह कार्य गतिविधि कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था को और भी बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि हम अगर नागरिक का बेहतर जागरूकता, बेहतर शासन प्रशासन देना चाहते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग देना चाहते हैं, तो ये सब क्या होगा कि हम जब लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक तौर पर लोगों को निर्भय होकर काम करना है चाहिए। तो जब तक निर्भय नहीं होगा लोग देश विदेश में, देश क्षेत्र में, जब तक पुलिसिंग व्यवस्था नहीं है जो शासन प्रशासन को बेहतर रूप से सम्मिलित रख सके, इसके लिए पुलिस का मजबूत होना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें यहाँ दी गई है, आप इसे देख लीजिएगा। सुधार के रूप में आपको जो इंडियन पिनल एक्ट जो है, पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता 1860 का भारतीय न्याय संहिता बन गया है। और 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता जिसे CRPC कहते हैं, कि जो भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा कोड के तौर पर आया है। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड अब भारतीय साक्ष्य संहिता के तौर पर आया, जिसमें कुल 313 धाराएं बदली गई है। पहली की धाराएं कुछ थी जिसमें कानून में महिलाओं के बच्चों को सुरक्षित किया गया है। अब नाबालिगों से दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग जैसे फांसी
की सजा दी जाएगी, मॉब लिंचिंग जो करेगा फांसी की सजा होगी, नाबालिगों से दुष्कर्म किया जाएगा तो उसे क्या किया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी, जो पहले के एक्ट में नहीं हुआ करते थे, आईपीसी सीआरपीसी में नहीं हुआ करते थे। वही अब राजद्रोह का कानून अब समाप्त कर दिया गया, जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था। अब राजद्रोह के कॉन्सेप्ट लाए जाएंगे, समझिएगा, देशद्रोह, राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह के कॉन्सेप्ट लाए गए हैं। तो यह कहीं ना कहीं पुरातन संस्कृति को समाप्त करेगा। ये सब बुनियादी सुधार हुए हैं, तो इसको लेकर आप लेख में देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। कुछ पीटी फैक्ट नीचे दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। जैसे 2028 तक 5 अरब का डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा, 2047 तक 30 अरब डॉलर का। तो ये गुजरात भाइब्रेंट में वर्तमान जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है। तो इसके 10वें संस्करण में सब बात की गई है। 2047 तक आंकड़े दिए गए। लगातार विभिन्न मंचों द्वारा यह आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि इकोनॉमी जिस 7.3% से जो बढ़ रही है औसती, तो वो कहीं ना कहीं इस समान धारा को भी बना कर रखा जाए तो भारत सरकार जल्द 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला इकोनॉमी बन जाएगा, जो कहीं ना कहीं भारत को और भी मजबूत करेगा। ध्यान रखिएगा, कुछ आंकड़े दिए गए, आंकड़ों को थोड़ा सा अच्छे से रखिएगा। 2000 से लेकर 2023 के बीच कुल 919 अरब डॉलर का निवेश भारत में आया है, जिसमें 65% यानी 595 अरब डॉलर सिर्फ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आई है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा कि कितने आपको 2002 के बाद, जब हमारा एलपीजी दौर शुरू हुआ 1999 के बाद, तो अभी तक कितने निवेश आ चुके हैं। तो 919 अरब डॉलर का निवेश आ चुका है, जिसमें से वर्तमान सरकार जो पिछले 2 कार्यकाल में कार्य की है उसमें 65% विदेशी निवेश आया है। तो ये सब आंकड़े आपको जहां जरूरत होंगे वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, एक रिपोर्ट देता है, पीटी फैक्ट आप इसे याद रखिएगा। 23-24 के लिए अग्रिम अनुमान में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 7.3% रखी है, बताई है, संभावनाएं जताई है। तो ये आपको ध्यान में रखने पीटी फैक्ट। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।